Good morning everyone. Jai Hind, good morning. Okay, so let's start today's class. You everyone, I welcome you on Pillar Farm A. And Chali, good morning. Once again, confirm me my voice, audio, video, everything is fine. Little bit we are delayed today due to some reason. Okay. Sometime it happens. I am fine. I am fine. I am fine. Okay, see. So, uh, one of the most important topic we are having discussion and today it is the last class of cultural studies, and I will upload the notes and quickly. And one more thing I would like to tell you: when we complete the complete syllabus, then uh, MCQs will be discussed, and revision will be done there. So here are the topics. I am trying to cover all the topics, major topics. I hope you understand what is cultural studies. और इसके बाद में जो पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हमारा जो पार्ट है, वो पार्ट रहेगा आपका थ्योरीज का, है ना। तो उसमें भी ये कल्चरल स्टडीज, थ्योरीज, क्रिटिसिज्म, ये तीनों पार्ट जो है मिलते जुलते हैं, देते हैं, है ना। देयर इज नो मोर डिफरेंस बिटवीन कल्चरल स्टडीज, थ्योरीज एंड क्रिटिसिज्म, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड, है ना। तो आपको ये इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। ये बहुत छोटी छोटी यूनिट्स है लेकिन बहुत काम की है, और आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप में इजीली इसमें समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये कल्चरल स्टडीज में हमने साइमन डी बीओयर के बारे में कल हमने देखा था। उन्होंने कहा था यस, रेडी रेडी फॉर द क्लास, यस, एवरीवन इज रेडी, यस आर नो, टेल मी यस आर नो। चलिए, आई होप एवरीवन इज रेडी। चलिए, बट वेट, वेट। चलिए, now see, so without getting delay, let's go ahead. Acha, first of all, let me know, I have uploaded the notes, previous class notes. So what's your opinion? Do you like the notes? Have you read the notes? Yes or no? Yeah, it's chaliye. One is not born but rather becomes a woman. It is said by Simon D. B. Wire. ठीक है, 1908 1986। द सेकंड सेक्स इनकी बुक का नाम है। इसमें इन्होंने कहा था कि वन इज नॉट बोर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन। ठीक है। चलिए, क्योंकि वैसी परिस्थितियां, ऐसा वातावरण समाज में, परिवार में, पुरुष प्रधान समाज में ऐसा वातावरण निर्मित किया जाता है, पैट्रियार्कल सिस्टम में ऐसा वातावरण निर्मित किया जाता है कि महिला को जैसे जैसे बड़ी होती है, जैसे जैसे वो ग्रो करती है, उसको एहसास कराया जाता है कि आप एक महिला हो, आप बहुत सारे काम नहीं कर सकती हो, इस तरीके से। लेकिन आज वो लिमिटेशंस को क्रॉस किया जा रहा है ना? तो ये सारे हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, है ना। और 1949 में इनकी ये बुक पब्लिश हुई है ना, द सेकंड सेक्स। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको इसमें इन्होंने सेकंड पोजीशन, महिलाओं के लिए जो सेकंड पोजीशन है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, उसकी चर्चा करी है। आई एम अ वुमेन, नो मेन वुड डू सो, ये भी इन्होंने कहा है ना। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको याद रखना है। ठीक है, याद याद रखना है। सारे वर्क्स आप एक बार जरूर पढ़े, रिवीजन कर लें। चलिए, द कमिंग ऑफ एज, ये सारे वर्क्स हैं। लेस बैलीज इमेजेस। ठीक है। स्टूडेंट, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको मेरे वीडियोस मिलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है। चलिए, हेलन के बारे में हमने पढ़ा था। हेलन फेमिनाइन है, ये भी फ्रेंच फेमिनिस्ट हैं, और फेमिनाइन राइटिंग को प्रमोट करते हुए लिखा है इन्होंने। इनका जो एक वर्क है, द लॉ ऑफ द मेडुसा रिटर्न, मेडुसा रिटर्न इन 1975, बहुत फेमस रहा है। ठीक है। द न्यूली बोर्न वुमेन, स्टिग्मेटा, द बुक ऑफ प्रोमेथा, है ना, थ्री स्टेप्स ऑन द लेटर ऑफ राइटिंग, ये सारे वर्क इनके बहुत फेमस हैं। ठीक है। हाइपर ड्रीम, मैनहट्टन, रीडिंग अ नॉवेल, ड्रीम आई टेल यू, इस तरीके से। द लॉ ऑफ द मेडुसा 2010 में आया था ये, है ना। चलिए, पोर्ट्रेट ऑफ जैक्स डेरिडा, ये भी है। वेल्स, ये सारे वर्क जो है ये हैं। चलिए,
एलन शोवाल्टर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप पीएचडी करने जाते हैं कोर्स वर्क में भी बहुत पूछा जाता है। एलन शोवाल्टर एक बड़ा नाम है, अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक और फेमिनिस्ट राइटर। याद रखना, कई बार बहुत बेसिक चीज आप भूल जाते हैं, नहीं याद रहती है ना। एलन शोवाल्टर, अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक एंड फेमिनिस्ट राइटर, और ये जो है गाइनो क्रिटिसिज्म के लिए जाने जाते हैं और वुमेन राइटर्स को प्रमोट करते हैं। इनका कहना है कि वुमेन खुद अपना रिप्रेजेंट करे, अपने आप को रिप्रेजेंट करे। ठीक है। पुरुषों ने क्या करा है, महिलाओं के लिए जो बारे में लिखा है उसको साइड में रखते हुए अपने आप को रिप्रेजेंट करे, अपने बारे में लिखे, है ना। The primary focus of her criticism is Victorian literature, where she examines how and why women are projected as made and hysterical, and especially in women's writing. ठीक है, तो उनको मेड के रूप में ही, एक बहुत ही, जब भी कोई राइटिंग्स होती है तो महिलाओं को विशेष दर्जा उसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर टूवर्ड्स द फेमिनिस्ट पोएटिक्स, द फीमेल मेलेडी, मैडनेस, इंग्लिश कल्चर एंड अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण वर्क हैं, जरूर याद रखना, एलन शो वाल्टर के। टूवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स, और ये सारे वर्क। In her works, Showalter conceptualizes her ideas on, ये देखिए, ये जरूर याद रखना उन्होंने क्या, ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन बाय वुमेन राइटर्स, यानी महिलाएं, जो महिला राइटर है वो स्वयं महिलाओं के बारे में लिखे, महिलाओं को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको ये सारा कंटेंट मिल रहा है ना। चलिए, a literature of their own, towards the feminist poetics, the French melody, the female melody, a jury of her peers, है ना, strees, है ना, ये सारे, sexual anarchy, inventing herself, the vintage book of American women writers, faculty towards, the Civil War of Julia Ward, है ना, sister choice, women's liberation and literature, speaking of gender, daughters of decadence, टीचिंग लिटरेचर, ये सारे वर्क जो है एलन शो वाल्टर के हैं। ठीक है, याद रखना है। जूडिथ बटलर के बारे में हमने देखा है, इन्होंने भी क्या है, इन्होंने भी क्या है, अमेरिकन फेमिनिस्ट है। मैंने आपको दो तरीके के फेमिनिस्ट के बारे में हमने चर्चा करा, अमेरिकन फेमिनिस्ट और फ्रेंच फेमिनिस्ट। जेंडर ट्रबल, इन्होंने क्या है, इनका जो टेक्स्ट है जेंडर ट्रबल, इन्होंने इसमें भी क्या है, जेंडर के बारे में बात करा है, जेंडर थ्योरी दी है इन्होंने इसमें। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, कल्चर, वुमेन, जेंडर, पॉलिटिक्स, साइक, इन सब के ऊपर इन्होंने लिखा है। इनके वर्क है जेंडर ट्रबल 1919 में, प्रेसियस लाइफ 2004 में, अनडूइंग जेंडर, है ना, ये देखिए। ल्यूस इरिगेरे, ठीक है, ल्यूस इरिगरे गेरे क्या है, ये भी फैमिली फ्रेंच फेमिनिस्ट है, साइको एनालिस्ट है, साइकोलिंग्विस्ट है ना, ये सारे आपको ध्यान रखना है। ये इनके कुछ फेमस वर्क हैं, दिस सेक्स विच इज नॉट वन, ये इनके वर्क हैं, इसको याद रखना है ना। कुल मिला के यहाँ पर हमने देखा है कि कल्चरल स्टडीज में फेमिनिज्म एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो उस पार्ट में क्या है, महिलाओं के पक्ष में बात की गई है, महिलाओं के पक्ष में महिलाओं ने भी बात करी है ना। ये कल्चरल स्टडीज में एक नया दौर आया है, तो इस स्टडीज को लिखा तो है, कहीं ना कहीं लिखा है महिलाओं के पक्ष में, तो उस पार्ट को कहाँ रखे, इंग्लिश लिटरेचर में रखा, और इंग्लिश लिटरेचर में भी कहाँ पर, कल्चरल स्टडीज में उनकी स्टडी की जाती है। ठीक है, तो ये सारे वर्क आपको ध्यान रखना है। देखिए, मेरा मानना है रिवीजन इज मोर इज इम्पोर्टेंट। आप कितना भी आगे पढ़िए, ढेर कंटेंट अवेलेबल है, कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट इज अवेलेबल इन द मार्केट, इन द यूट्यूब, ऑन द यूट्यूब, है ना, गूगल एक्सेट्रा, बुक सब कुछ अवेलेबल है, गाइड बुक में सब कुछ है। लेकिन इफ यू डोंट रिवाइज वट एवर यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास, है ना, you cannot memorize the things, and that is why I'm telling you, I always emphasize on revision। ठीक है, जूलिया क्रिस्टेवा हैं, इनके बारे में हमने देखा, ये भी फ्रेंच फिलोसोफर, फेमिनिस्ट क्रिटिक है। और यहाँ पर क्या है, ये आप देख सकते हैं, है ना, इनके कुछ वर्क वगैरह भी आए हैं इनका, ये जैसे सेमियोटिक, और ये सब याद रखना है। ठीक है, शी हैज बीन अवार्डेड कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, है ना, ये सारे कुछ वर्क है, इनको ध्यान रखना है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने क्या है, सर्व किया था। और बाद में फिलिप सोलर्स, है ना, जो एक से इनके विवाह हुआ था। ठीक है,
वुमेन्स टाइम, इनका एक फेमस ऐसे है, ये देखिए वुमेन्स टाइम, जो न्यू मेलोडीज ऑफ द सॉल पे पब्लिश हुआ था, बहुत फेमस है, याद रखना आपको। ठीक है। तो ये सारी इनके जो महत्वपूर्ण जो एरियाज है ना, उसमें इन्होंने इन सब के बारे में लिखा है ना, ये एरियाज है जिनके बारे में लिखा। तो ये सारे एरियाज क्या है, ये कल्चरल स्टडीज का पार्ट है। दीज ऑल एरियाज आर रिलेटेड टू कल्चरल स्टडीज, यानी किसी ने इंटरसेक्सुअलिटी के बारे में, लिंग्विस्टिक्स के बारे में, सिमेटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स, कल्चर, हिस्ट्री है ना, जो एंड फेमिनिज्म के बारे में लिखा है, वो सब कल्चरल स्टडीज का पार्ट है ना। सेमियोटिक 1969 में आया है, डिजायर इन लैंग्वेज 1969 में, रिवोल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज, ये सारे वर्क हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्विक क्लियर। पोस्ट कॉलोनियलिज्म में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से कॉलोनियलिज्म, यानी जब भारत और अन्य देश, ईस्ट देश या और अन्य जो देश ब्रिटेन के गुलाम रहे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वहां पर शुरुआत में उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ किया, व्यापार के साथ साथ में बाद में क्या किया, उन्होंने शासन स्थापित कर लिया। और जैसे ही शासन स्थापित किया, तो हाँ, अभी इतना ही करना है, सिलेक्टेड है ये, है ना अभी, है ना। बहुत सारे राइटर, क्या वो तो मेरे का ग्रंथ आप पढ़ लीजिए, अभी कल्चरल स्टडीज अपने आप में एक पूरा एक चैप्टर है ये, पूरा एक बुक है ना। तो पूजा इतना ही अभी करिए, क्योंकि समय हमारे पास में कम है ना। तो इसी को अभी आप फिलहाल में रिवीजन करें। ठीक है, और हमारे पास में जैसे समय अलाउ करेगा तो और भी राइटर्स जो रहेंगे उसको हम लेंगे ना। चलिए, पोस्ट कॉलोनियलिज्म में हमने देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जिन देशों को गुलाम बनाया, जिन देशों को उपनिवेश बनाया, उनको क्या किया उन्होंने, अ, अपनी अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, है ना, ये सब भी उन देशों के ऊपर उन्होंने थोपा। हाँ, थोपा का मतलब उसके वो अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर को भी वहां पर स्प्रेड किया, फैलाया, विस्तारित किया। और आज भी देखिए, आज भारत में भी आपको इंग्लिश और ये लैंग्वेज भी दिखाई दे रही है, उनका कल्चर भी दिखाई देता है कहीं, और उनका धर्म भी दिखाई देता है। ये सब कुछ आपको क्या है, ये इसी का पोस्ट कॉलोनियल। अब पोस्ट कॉलोनियलिज्म में क्या होता है, जो कॉलोनीज थी उस समय, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपनी वाहवाही और ये सब कुछ लिखवाया। लेकिन जब देश आजाद हो गए, तो फिर उन्होंने अपने बारे में लिखना शुरू किया। और चूंकि इंग्लिश जानते थे बहुत सारे लोग, तो इंग्लिश में लिखना शुरू किया, अपनी कल्चर के बारे में लिखना शुरू किया। शुरुआत में ब्रिटिशर्स जो कहते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, हम व्हाइट है, हम सभ्य है, हम सिविलाइज्ड है, हम श्रेष्ठ है, और हमारी जिम्मेदारी बाकी लोगों को भी सभ्य बनाने की। ऐसा कह के उन्होंने कई सालों तक शासन किया था। लेकिन बाद में पोस्ट कॉलोनियलिज्म में जो लोकल कंट्रीज थी, जैसे भारत मान लीजिए, तो भारत ने क्या है, पुनः अपने अंदर झांका। भारत ने अपनी सभ्यता, संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम वाली जो संस्कृति है, उसको क्या है, श्रेष्ठता की ओर ले गया। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक और ये सारी चीजें यहाँ पर एक्सपेंशन के साथ में पॉलिटिकल भी हुई थी। तो यहाँ पर गेम ऑफ पावर आपको ध्यान रखना है ना। और इंग्लिश लैंग्वेज ने बड़ा रोल अदा किया है ना, इंग्लिश लैंग्वेज ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। जिसके कारण से आप देख सकते हैं पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग, एक दो पैराग्राफ शुरू का पढ़ लेते, देखिए क्या कह रहा है। The history of colonization is rooted in the history of capitalism and industrialization, which assured its economic gain by controlling the poorer nations and established its only through repression but also through culture. स्टूडेंट, आपको मालूम होगा 1600 या 16th सेंचुरी आप कह सकते हैं, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है, गौरवपूर्ण क्रांति होती है, फ्रांस में क्रांति होती है, बहुत सारी क्रांतियां होती हैं। विशेषकर जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है, यानी जो प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन है ना, उत्पादन जो है वो कई गुना बढ़ गया मशीनों के माध्यम से। अब चूंकि ये छोटे छोटे देश हैं, तो इनके पास में क्या था, बेचने के लिए इनको मार्केट चाहिए, सेल करने के लिए जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, कपड़े बन रहे हैं, इन सबको सेल करने के लिए क्या है, मार्केट चाहिए। तो इन्होंने ढूंढते ढूंढते भारत आ पहुंचे, और भी अन्य देशों में चले गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने, यानी ये जो कैपिटलिज्म था, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इसी ने अंततः क्या है, आप कह सकते हैं, यहाँ पर कॉलोनाइजेशन को जन्म दिया। क्योंकि इन्होंने शुरुआत तो व्यापार करने के उद्देश्य से की थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या है, वहां पर उन देशों में शासन भी कर लिया था। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए।
Post-colonial writings tend to examine how colonization has influenced the identity, culture, economy and behavior of the natives. तो यहाँ पर क्या है, जो colonization होने के बाद में उस पर्टिकुलर नेटिव देश की क्या है आइडेंटिटी, कल्चर, इकोनॉमी, बिहेवियर, इन सबको भी क्या किया, प्रभावित किया है। ठीक है, colonizers introduced English as a compulsory language in all the colonies and it was projected as a language of a sophisticated and civilized race। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसको आप जरूर एक बार ध्यान रखें, देख लेना। पोस्ट colonial writings emerged as a form of resistance against binary opposition of the Orient and Occident, West and East। ठीक है, सुपीरियर एंड इंफीरियर। और जोसेफ कॉनराड हार्ट ऑफ डार्कनेस, है ना, ये quite aptly highlights the greed of imperialism in Africa, where colonizers' sole interest rested in ivory. A Passage to India by M. Foster represents the gap between the colonizers and the colonized. Foster saw India through an extremely narrow and oriental point of view। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। Colonization started as an economically motivated phenomenon and it managed to sustain not only through repression but also by controlling the religion, language, culture and identity of the। ये देखिए क्या किया इन्होंने, शुरुआत तो इकोनॉमिकली, है ना, शुरुआत उन्होंने इकोनॉमिकली करी लेकिन बाद में उन्होंने कंट्रोल कैसा कर लिया, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, इन सब के आधार पर भी क्या है उन देशों के ऊपर कंट्रोल स्थापित कर लिया था। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं लिखी है, किसी ने तो लिखी है ना, किसी ने तो लिखी है। एक सेकंड। तो ये जो जहां भी लिखा गया है इसको हम कल्चरल स्टडीज में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अंततः क्या है, मतलब the central concern of post-colonial studies is to examine the relationship between colonizer and colonized, यानी जो उपनिवेश बना रहा है और जिसके वो बनाया जा रहा है उसके बीच में क्या रिलेशन है, उसको स्टडी करना क्या है, उसकी स्टडी करना आप कह सकते हैं क्या है, ये पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज कहलाएगा। चलिए ठीक है, जोसेफ कॉनराड इन हिज हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये देखिए ये वाले ये हम कर नहीं पाए थे। क्या है, जोसेफ कॉनराड इन हिज हार्ट ऑफ डार्कनेस रिप्रेजेंट्स द अफ्रीकन एज, द अफ्रीकन्स के क्या, शेडोज ऑफ डिजीज एंड स्टारवेशंस, है ना। हार्ट ऑफ डार्कनेस represent the Africans as shadows of disease and starvation। इस तरीके से मतलब बहुत निगेटिव वे में ये रिप्रेजेंट करते थे। सिमिलरली फॉर फॉस्टर इंडिया इज अ लैंड ऑफ हीट एंड डस्ट, ये देखिए फॉस्टर साहब ने भी हमारे लिए निगेटिव लिखा, क्या लिखा, हीट और डस्ट, है ना, धूल मिट्टी, है ना, गर्मी, फुल ऑफ मिस्टीरियस, है ना, अंधविश्वास एंड डाउट्स, है ना। ये मतलब इनका इन्होंने क्या है इतना निगेटिव लिखा, है ना, यानी ये खुद ही सभ्य थे, ये खुद ही सिविलाइज्ड थे, सब मानते थे, बाकी लोग सब असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है, तो इन्होंने सिविलाइज्ड करने का जिम्मा उठाया एक तरीके से, है ना। द की फीचर्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इंक्लूड द फॉलोइंग, है ना। अब आप देखिए हम कितने, आज देखिए उसी ब्रिटेन पर आज भारत में, है ना, भारतवंशी ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर है। तो भारत कितने भारत के लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, भारतीय कितने मतलब आप कह सकते हैं, तो ये खुद ही अब देख ले, है ना। तो यहाँ पर एक तरीके से जब दौर था, समय था, तो इन्होंने लिखा, लेकिन आज भारत चांद पर अपने जब कदम रखता है तो दुनिया जो है टकटक की निगाह से देखती है। द की फीचर्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इंक्लूड द फॉलोइंग, है ना, ये देखिए फाइनली ये की फीचर्स आपको याद रखना है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में, है ना। इसमें कौन कौन से देखिए, है ना, मेमोरी, नोस्टैल्जिया, नेशन, नेशनलिज्म, वायलेंस, जेंडर, है ना, हाइब्रिडिटी, कल्चरल आइडेंटिटी एंड एथनिसिटी, ये सारे क्या है, ये
की फीचर है आपके पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के। मेमोरी, नोस्टैल्जिया, नेशन, नेशनलिज्म, वायलेंस, जेंडर, हाइब्रिडिटी, है ना, हाइब्रिडिटी, कल्चरल आइडेंटिटी एंड एथनिसिटी। ठीक है, चलिए एक कुछ राइटर्स हैं तो उनको देख लेते हैं। एडवर्ड सईद 1935 से 2003 में इनका ये रहा है। 1935 में इनका जन्म हुआ है। एवरीवन इज साइलेंट, एवरीवन इज लिसनिंग, यस और नो? एवरीवन इज लिसनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्म। Everyone is listening properly. My voice, audio, video, everything is fine. Only one person, only one student is listening. What about others? रितु, सुनील, ऋतुराज, सुनील और कौन जुड़ा है? Who is there? चलिए, एडवर्ड सईद 1935 से 2003 में देखिए। अब यहाँ पर देखिए, Edward W. Said is one of the most widely read theorists of post-colonial studies. जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज है उसमें ये महत्वपूर्ण थ्योरिस्ट है ना। आइए देखते हैं। ही वॉज बोर्न इन पैलेस्टाइन, है ना, फिलिस्तीन। आज आप देखिए पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन, है ना। अभी आपको मालूम होगा, अभी 2-3 दिन पहले एक तरीके से युद्ध शुरू हुआ है ना, इन 1935 एंड एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, फिर वो अलग है। He was born in Palestine in 1935 and at Columbia University for several years. और साइट्स यहाँ पर जो है, ये महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जरूर याद रखेंगे, ओरिएंटलिज्म, है ना। ये ओरिएंटलिज्म, ओरिएंट, है ना, जो एशियन है या इंडिया है, उनके नॉलेज को जानना, उनकी, है ना, जो पुरातन नॉलेज को जानना, सामने लाना, है ना। तो कुछ लोगों ने तो सिर्फ बुराइयां करी है, लेकिन एडवर्ड सईद जैसे लोगों ने फिर इसमें मतलब भारतीय संस्कृति, सभ्यता या जो ईस्ट कंट्रीज हैं उनके अंदर गहराई में जाकर भी उसको पहचानने का प्रयास किया। So, Said's Orientalism became an internationally acclaimed critical work that conceptualizes the Oriental and Occidental discourse and examines the Eurocentric perception of the West, है ना, towards to East। ये देखिए, यूरोसेंट्रिक परसेप्शन, है ना, ऑफ द वेस्ट, यानी जो पश्चिम है उसका जो यूरोसेंट्रिक का मतलब है कि यूरोप ही श्रेष्ठ है, एक धारणा है। और जो ईस्ट को लेकर के धारणा है कि ये जो है इंफीरियर टू अस, यानी वेस्ट से कमजोर है ना। तो ये जो धारणा है उसके बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है, ओरिएंटलिज्म। ठीक है, apart from Orientalism, Said has also written many other remarkable texts, such as Orientalism के अलावा very very important, Orientalism is one of the most important part है ना, Orientalism। कौन कौन से इन्होंने टेक्स्ट लिखे हैं? क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन, कवरिंग इस्लाम, है ना, क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन कवरिंग इस्लाम, पावर पॉलिटिक्स एंड कल्चर, कल्चरल इंपीरियलिज्म, है ना, ये सब। ठीक है, ये सब भी क्या है, ये एडवर्ड सईद ने लिखे हैं। कुछ और वर्क है इनके, जोसेफ कॉनराड एंड द फिक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफी 1966 में, ये इनका वर्क है ना, एडवर्ड सईद का। बिगिनिंग्स, इंटेंशन एंड मेथड 1975, बिगिनिंग्स, इंटेंशन एंड मेथड्स 1975। ओरिएंटलिज्म 1978 में आया है, ये ध्यान रखना है। ये कब आया है? ये 1978 में, ये ध्यान रखना, ओरिएंटलिज्म। द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन 1979 में, कवरिंग इस्लाम 1981 में, द वर्ल्ड, द टेक्स्ट एंड द क्रिटिक 1983 में, यीट्स एंड डीकोलोनाइजेशन 1988 में, यीट्स एंड डीकोलोनाइजेशन 1988 में, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म 1993 में, कल्चरल इंपीरियलिज्म। ठीक है, अच्छा ये वही है, रिपीटेशन है। द पेन एंड द स्वार्ड, द पेन एंड द स्वार्ड, देखिए टाइटल आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है। द पेन एंड द स्वार्ड, एक तरफ कलम है, दूसरी तरफ तलवार है,
1994 में पढ़ना चाहिए इस तरीके से कि पेन में भी बहुत ताकत होती है ना। आप देखिए पेन में भी उतनी बहुत ताकत, ये क्या पावर होती है आप कह सकते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद में कुछ और वर्क हैं आउट ऑफ पेन है, ये कुछ और वर्क हैं मेमोयर रिफ्लेक्शंस ऑन एग्जाइल एंड अदर एसेज, एडवर्ड सईद रीडर 2000, द एंड ऑफ द पीस प्रोसेस 2000 में है, पावर पॉलिटिक्स एंड कल्चर 2001 में है ना। ये देखिए पावर पॉलिटिक्स एंड कल्चर टाइटल ही देखिए आप। ठीक है। पैरेलल्स एंड पैराडॉक्सेस 2002 में, कल्चर एंड रेजिस्टेंस 2003 में, द पॉलिटिक्स ऑफ एंटी सेमिटिज्म 2003 में, फ्रूड है ना। ये देखिए फ्रॉड एंड फ्रूड एंड द नॉन यूरोपियन 2003 में। ठीक है। और क्राइम्स ऑफ टेरर ये पोस्ट माउथली आप देख सकते हैं पब्लिश हुआ था, नॉन यूरोपियन है ना। क्राइम्स ऑफ टेरर द लीगल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ द फेडरल टेररिज्म प्रोसिक्यूशंस 2015 में। ये सारे वर्क इनके हैं एडवर्ड सईद के। ठीक है। चलिए तो आप लोग रिवीजन करते हैं या नहीं घर पे, नोट्स वगैरह कितने लोगों ने निकाल लिए प्रिंट। ठीक है। आइए देखते हैं ओरिएंटलिज्म जो दिया है इन्होंने कॉन्सेप्ट, उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं आखिर है क्या ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म देखिए जो दृष्टिकोण है ना, आप देख सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ स्कॉलरली स्टडीज ऑफ एशियन, यू कैन से प्रिंसिपल्स एशियन नॉर्म्स है ना। तो ओरिएंटलिज्म में ये है कि जो एशिया है भारत है वहाँ की जो ट्रेडिशन है रिलीजन है एस्टेब्लिश द आइडियाज है प्रिंसिपल है उसकी स्टडीज करना। ठीक है। So there are three specific spaces that it covers, and there are three space overlaps. Firstly, क्या क्या कवर करता है? It covers and exposes a long history of the cultural relationship between Europe and Asia. Orientalism में देखिए यहाँ पर एक सेकेंड क्या बता रहा है पहला, इट कवर्स एंड एक्सपोजेस अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द कल्चरल रिलेशनशिप बिटवीन यूरोप एंड एशिया। पहला तो ये है कि एक लंबा इतिहास रहा है यूरोप का और एशिया का है ना। देखिए लगभग 1599 यानी 1600 से लगा के आज देखें तो एक लंबा इतिहास रहा है यूरोप और एशिया का। तो जो कल्चरल रिलेशन रहे इनके बीच में उसकी स्टडी की गई है ओरिएंटलिज्म में। किस तरीके से हमने यही देखा, अभी भी हमने देखा कि किस तरीके से वेस्ट ने जो है या यूरोप ने जो है इस ईस्ट को या एशिया को अपने कल्चर से प्रभावित किया, अपनी लैंग्वेज को वहां लागू किया, अपने रिलीजन को वहां लागू किया, अपने बहुत सारे ट्रेडिशन को वहां पर लागू किया। कहाँ पर? एशिया में, भारत में या ईस्ट में। तो ये रिलेशनशिप को जो बताई जाएगी इस तरीके से उसको हम कल्चरल रिलेशंस कहते हैं और ये ओरिएंटलिज्म के अंतर्गत आता है। लिखा गया है एडवर्ड सईद के द्वारा। सेकंडली क्या है, ये ओरिएंटलिज्म क्या हाईलाइट कर रहा है ना, आपको बिल्कुल याद रखना है ना। इट हाइलाइट्स द इन्वेंशन ऑफ द साइंटिफिक डिसिप्लिन। ये देखिए it highlights the invention of the scientific discipline which has specialist in oriental languages। ये देखिए it highlights the invention of the scientific discipline यानी जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं है ना उसको भी वो हाईलाइट करते हैं, विच हैज स्पेशलिटी स्पेशलिस्ट इन ओरिएंटल लैंग्वेज है ना एंड कल्चर। देखिए सबसे बड़ी बात है जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं और उसमें भी खास करके ओरिएंटल लैंग्वेजेस यानी जो लोकल लैंग्वेजेस थी, जो क्या बोलते हैं इंग्लिश के अलावा जो भाषाएं थी है ना और कल्चर था, उसके आधार पर उसका विकास हुआ है साइंटिफिक, उसको जो है उन्होंने लिखने का प्रयास किया है इसमें ओरिएंटलिज्म में। थर्डली इट टॉक्स अबाउट द स्टीरियोटाइप एंड जनरल आइडियोलॉजी अबाउट द ओरिएंट एज द अदर। ये देखिए एक तरीके से एक बहुत ही स्टीरियोटाइप और जनरल आइडियोलॉजी यानी ये जो ओरिएंट है यानी एशियन या ईस्ट वाले जो ओरिएंट है उनकी नजर में उनको क्या कहा जाता था, अदर है ना, या बिल्कुल अलग माना जाता था। तो उस जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर भी ओरिएंटलिज्म बात करता है। अदर कंस्ट्रक्टेड बाय द जनरेशन ऑफ वेस्टर्न
स्कॉलर, ये देखिए कंस्ट्रक्टेड बाय द जनरेशन ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर्स। तो यानी वो क्या मानते थे, अदर्स है ये, अदर्स का मतलब नॉन ह्यूमन है, नॉन सिविलाइज्ड है। इस तरह की विचारधारा को लेकर के ये तो 3 पॉइंट है इसमें चर्चा की गई है ओरिएंटलिज्म में, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, सईद क्या कह रहे हैं, इन हिज ओरिएंटलिज्म examines the culturally constructed distinction। ये देखिए क्या एग्जाम करते हैं, कल्चरली कंस्ट्रक्टेड डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओरिएंट एंड द ऑक्सीडेंट, ठीक है। एंड ये देखिए ओरिएंट एंड द ऑक्सीडेंट एंड द वेस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ द ईस्ट एज प्राइमिटिव इरेशनल सेवेज एंड एक्सोटिक स्पेस देयरफॉर, है ना। ये देखिए यहाँ तक देखते पहले क्या है ओरिएंटलिज्म में, ये एग्जामिन करते हैं सईद साहब, एडवर्ड सईद साहब क्या एग्जामिन करते हैं कि जो कल्चरल कंस्ट्रक्शन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन, है ना, यानी सांस्कृतिक रूप से, कल्चरली रूप से जो ओरिएंट है, जो ऑक्सीडेंट है, जो ईस्ट है, जो वेस्ट है, ओरिएंट है, उनके बीच में जो डिस्टिंक्शन करके जो वेस्ट ने ईस्ट को प्रोजेक्ट किया किस रूप में, प्राइमिटिव के रूप में। प्राइमिटिव किसको कहते हैं, जो बिल्कुल अभी सुप्तावस्था में प्राइमिटिव जनजाति होती है, इस तरीके से, है ना, अभी मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, इरेशनल अतार्किक है, बुराई कर रहे हैं, सेवेज एक्सोटिक स्पेस, है ना, इस तरीके से जो है एक नेगेटिव टर्म, नेगेटिव एस्पेक्ट से, नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ओरिएंट की या ईस्ट की चर्चा की जाती है, उसको भी वो एग्जामिन करते हैं, है ना। Therefore, these savage and poor countries needs to be governed, ये देखिए, है ना, governed and developed and go the contra on the contrary, the West is represented a symbol of fairness and superiority। ये देखिए इनका मानना है कि ये जो ईस्ट के लोग हैं, ईस्ट की कंट्रीज है, ईस्ट की कल्चर, ईस्ट का कल्चर है, वो बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल निचले स्तर का है। और इसलिए ये जो इसीलिए ना, ये जो गरीब देश हैं, इन सबको क्या है, इनको नीड्स टू बी गवर्नड, यानी इनके ऊपर शासन किया जाना बेहद जरूरी है, इनको सभ्य बनाना बहुत जरूरी है, एंड डेवलप्ड, है ना। एंड द वेस्ट इज रिप्रेजेंटेड, और वो आप देखिए, और वेस्ट यानी स्वयं के प्रति क्या धारणा रख रहे हैं, एज अ सिंबल ऑफ फेयरनेस एंड सुपीरियोरिटी, अपने आप को फेयर मान रहे हैं, अपने आप को सुपीरियर सुपीरियर मान रहे हैं, रैशनैलिटी, रीजन एंड सिविलाइजेशन, ये सब में क्या है, हम लोग टॉप पे, ऐसा इनका कहना है। Therefore, Europeans must govern the uncivilized East in order to make them civilized। ये देखिए, therefore यूरोपियन मस्ट गवर्न, है ना, यानी वो खुद ही कह रहे हैं कि यूरोपियन है, उनको ये अधिकार है, जो असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है, उनके ऊपर शासन करे, उनको सभ्य बनाए। देयरफॉर यूरोपियंस मस्ट गवर्न द अनसिविलाइज्ड ईस्ट। ये देखिए क्या कहा उन्होंने, मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ, ये ईस्ट के लोगों को, ओरिएंट लोगों को क्या मानते हैं, ये अनसिविलाइज्ड ईस्ट, इन ऑर्डर टू मेक देम सिविलाइज्ड। किस लिए इनको गवर्न करना चाहिए, किस लिए शासन करना चाहिए, नहीं, ये सिविलाइज्ड करने के लिए। समझ में आ रहा है ये सर, और कितनी महत्वपूर्ण बात कह रही है, कौन एग्जामिन कर रहा है, एडवर्ड सईद साहब। वो कह रहे हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट था, इसलिए वेस्ट ने क्या है, अपना कल्चर इसके ऊपर लागू किया था। It is noteworthy that the European construction of the East did not only influence it is noteworthy that the European construction of the East did not only influence the Western perception towards the East, but also influence the East perception of the East self। ये देखिए, जो यूरोपियन कंस्ट्रक्शन ऑफ द ईस्ट डिड नॉट ओनली इन्फ्लुएंस द वेस्टर्न परसेप्शन। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो यूरोपियन कंस्ट्रक्शन है, या यूं कह ले कि जो वेस्टर्न परसेप्शन है तो ईस्ट के प्रति, वो बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है, बिल्कुल उनके जो भी है उससे ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है। द constant attempt of the native to mimic the white is the result of this image, which projected the West as a symbol of superiority and civilization, है ना। तो यहाँ पर क्या है, नेटिव क्या करेंगे, नेटिव क्या करेंगे, उनको मिमिक करेंगे। मिमिक का मतलब होता है टू फॉलो, टू इमिटेट समवन, द वाइट, है ना, ये क्या करेंगे, नेटिव टू इमिटेट द वाइट, यानी द वाइट कौन है यहाँ पर, श्वेत, है ना, श्वेत चल, तो इनकी जो नेटिव है वो क्या करेंगे, व्हाइट को फॉलो करेंगे, और रिजल्ट ये होगा
कि क्या है वो भी, एंड द रिजल्ट ऑफ दिस इमेज विच प्रोजेक्टेड द वेस्ट एज अ सिंबल ऑफ सुपीरियोरिटी एंड सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या सिंबल ऑफ सुपीरियोरिटी एंड सिविलाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है। The Oriental discourse moves from the illusionary representation of the East to actual administrative manifestation, है ना। तो इन्होंने क्या करा है ओरिएंटल डिस्कोर्स में, है ना, बिल्कुल आप देखेंगे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ईस्ट टू एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनिफेस्टेशन, इट मूव्स फ्रॉम डिस्कोर्स टू इवेंट, यूरोप saw the orient as the other, है ना, एंड सिंपली कैटेगराइज्ड इट एज नेगेटिव। ये देखिए बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव और इस लेवल पे भी आप देखेंगे तो क्या है जो ओरिएंट है, एशियन या भारतीय जो भी है उसको ओरिएंट हम कहेंगे, उसको क्या उन्होंने माना अदर यानी अन्य का दर्जा दिया, और एक तरीके से उसको क्या है नेगेटिव रूप में कैरेक्टराइज किया है। ये ध्यान रखना। Orientalism also examines how European identity in the 19th and 18th was shaped through the discursive representation of the East and the West in literature। ये देखिए वो ये भी एग्जामिन करते हैं कि किस तरीके से यूरोपियन आइडेंटिटी 19वीं और 18वीं सदी में आप देखेंगे किस तरीके से उन्होंने शेप लिया, आकार लिया, और ईस्ट और वेस्ट में क्या है एक तरीके से यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट इन लिटरेचर। तो एक तरीके से ईस्ट और वेस्ट का लिटरेचर में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हुआ है उसको भी उन्होंने एग्जामिन किया है। ठीक है। इन ओरिएंटलिज्म सईद यूज्ड जेन ऑस्टिन्स मेंस, ये देखिए मेंसफील्ड पार्क, ये देखिए जेन ऑस्टिन्स का ये जो वर्क है टू जक्सटेपोज द ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर, है ना, ये ध्यान रखना है। ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर को बताने के लिए उन्होंने जेन ऑस्टिन्स का मेंसफील्ड पार्क ये इनका वर्क है इसको लिया है। कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट नोट्स अबाउट ओरिएंटलिज्म, है ना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ओरिएंटलिज्म। ओरिएंट मैं बहुत सीधी सरल भाषा में कह रहा हूँ, हम एशियन या भारतीय क्या ओरिएंट है, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, और उनका मानना है कि ये लोग अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, शिक्षित नहीं है, तो हम लोग क्या है इनके ऊपर शासन भी करेंगे और इनको सुसभ्य बनाएंगे, शिक्षित बनाएंगे। Mansfield Park and The Heart of Darkness are the two major works which are discussed and mentioned in Orientalism by Said as an example of the Western representation of the East। ये देखिए Mansfield Park and The Heart of Darkness are the two major works which are discussed and mentioned in Orientalism। ये ध्यान रखना है, ओरिएंटलिज्म में इन बुक्स का डिस्कशन किया गया है, ठीक है, और सईद एज एन एग्जांपल ऑफ द वेस्टर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ईस्ट। द सेंट्रल कंसर्न ऑफ द बुक ओरिएंटलिज्म इज टू स्टडी, ये देखिए क्या स्टडी करना है, कंसर्न क्या है मेन, टू स्टडी द ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट डिस्कोर्स। ये देखिए ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट डिस्कोर्स, ईस्ट एंड वेस्ट डिस्कोर्स, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। यानी किस तरीके से उनका रिलेशन रहा, किस तरीके से उनका मिक्सअप हुआ, है ना, कौन प्रभावी रहा, किसका इंप्रेशन ज्यादा रहा, कौन किससे प्रभावित हुआ। ये सभी तो हो सकता है कि भारतीयों की जो संस्कृति उससे ब्रिटिशर्स भी प्रभावित हुए होंगे। सईद वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय एंटोनियो ग्राम्स्की, ये देखिए इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, माइकल फूको से थे, जैक्स डेरिडा से थे। ठीक है, चलिए आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट अस डिस्कस होमी के भाभा, होमी के भाभा। ठीक है बेटा, आप लोग इतना ही पढ़ लेंगे अभी फिलहाल में, तो अभी काफी है क्योंकि समय भी कम है, और कितना जो पढ़ा उसको तो याद करें, है ना। चलिए होमी के भाभा। होमी के भाभा इज एन इंडियन क्रिटिक एंड थियरिस्ट, ये देखिए करेंटली अ प्रोफेसर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, है ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। भाभा हैज आल्सो सर्व्ड एज एन एडिटर ऑफ पब्लिक कल्चर, ये देखिए एडिटर ऑफ पब्लिक कल्चर एंड एकेडमिक जनरल बाय ड्यूक यूनिवर्सिटी, एन एकेडमिक जनरल बाय ड्यूक यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वहां पर भी इन्होंने सेवा दी है। He occupies a significant space in post-colonial criticism that has profoundly influenced the approach to understand migration, culture, nationality, and post-colonial identity। तो क्या किया इन्होंने? He occupies a significant space in post-colonial criticism
that has profoundly influenced by the approach to understand migration, culture, nationality, post colonial identity। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी चीजें जो है इन महत्वपूर्ण भी है। भाभा इज एसेंशियली इन्फ्लुएंस्ड बाय माइकल फुको, एडवर्ड सईद, जैक्स डेरिडा एंड जैक्स लेकान, है ना, इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं होमी के भाभा। Bhabha has developed a key concepts such as hybridity, mimicry, difference, third space and ambivalence। ये कुछ इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, जरूर आप याद रखेंगे, है ना, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है। इन द लोकेशन ऑफ कल्चर, ये देखिए, इन द लोकेशन ऑफ कल्चर भाभा uses concepts like mimicry and hybridity, है ना, तो ये यूज करते हैं क्या क्या, देखिए। He argues he argues how the mixing of, है ना, ये देखिए, है ना, इसके बारे में आर्ग्यू करते हैं यहाँ पर भाभा। He argues how the mixing up of communities forms a hybrid culture and identity। ये देखिए, how he argues how the mixing up of communities, यानी जो कम्युनिटीज है भाई, ब्रिटिशर्स भारत में आए तो एक क्या मिक्सअप हुआ ना, तो कम्युनिटीज फॉर्म्स अ हाइब्रिड कल्चर एंड आइडेंटिटी, है ना, एक बिल्कुल, है ना, बिल्कुल एक मिलता जुलता मिक्सचर हाइब्रिड एंड कल्चर और आइडेंटिटी आती है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म भाभा टेंड्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप, है ना, तो जिस तरीके से कॉलोनियलिज्म की प्रोसेस है, उसके लिए क्या है, भाभा क्या है, क्या ये कर रहे हैं कि जो डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रॉस कल्चर रिलेशनशिप। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रॉस कल्चर, एक दूसरे के कल्चर को भी क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। कुछ की कॉन्सेप्ट है, मिमिक्री है, तो आपको मालूम ही, मिमिक्री में हम क्या करते हैं, वी व्हाट वी डू, वी इमिटेट। The literal meaning of the term mimicry will make it clear as to why and how Bhabha has used the literal meaning of the term mimicries, है ना, ये देखिए, Bhabha has used, है ना, यहाँ पर आया full story। The literal meaning of the term mimicry is to imitate। ये देखिए, मिमिक्री का मतलब क्या है, मिमिक्री मीन is to imitate someone or something, है ना। In Bhabha's view, mimicry is when colonized societies and their people imitate and mimic the culture, lifestyle, language of the colonizer। Same thing happens। हम लोग मिमिक्री करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, है ना, परफॉर्म करते हुए लोगों को। तो भाभा यहाँ पर कहते हैं कि मिमिक्री क्या है, जिस तरीके से जो कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज है और लोग हैं, वो क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, मिमिक करते हैं, किसको, कल्चर को, लाइफ स्टाइल को, लैंग्वेज ऑफ द कॉलोनाइजर्स को। यानी जो विदेशी कल्चर है, जो विदेशी मतलब जो लाइफ स्टाइल है, उसको क्या करते हैं, उसको अपना लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि मिमिक द कल्चर, लाइफ स्टाइल, लैंग्वेज ऑफ द कॉलोनाइजर्स। When the natives of the colonized nations want to act, when the natives of the colonized nations want to act, behave, speak, and even think like the colonizers, it reflects the desire of the native to be like the colonizers। तो ये एक तरीके से एक लंबे समय के बाद में जो कॉलोनाइजर है ना, आपके कॉलोनाइजर और कॉलोनाइजर्स, एक कॉलोनी वाला कॉलोनाइजर नहीं है, यानी जो कॉलोनीज है, गुलाम है, जो देश है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो व्हेन द नेटिव्स ऑफ द कॉलोनाइज्ड नेशंस, यानी जिस देश को गुलाम बनाया गया है, उसका यदि कोई नेटिव्स, उसका कोई नागरिक वांट टू एक्ट करना चाहते हैं, बिहेव, स्पीक एंड इवन थिंक लाइक द कॉलोनाइजर्स, इट रिफ्लेक्ट्स द डिजायर ऑफ द नेटिव टू बी लाइक द कॉलोनाइजर। ठीक है, चलिए, हाइब्रिडिटी। Bhabha borrowed the term from Edward W. Said's work. Here, Bhabha explains the emergence of new cultural forms as a consequence of the mixing। अब ये देखिए, है ना, क्या है, new cultural forms as a consequence of the mixing up of various cultures, identities, ethnicities, rituals, religious practice, and even food habits। तो ये सारे क्या है, ये कहीं ना कहीं न्यू कल्चर में फॉर्म होते हो रहे हैं। Instead of seeing colonialism as something logged in the past, sorry,
भाभा shows how its histories and culture are constantly imposed on the present। ये देखिए क्या करा, जो वेस्ट है उन्होंने क्या करा है ना, उसकी हिस्ट्रीज एंड कल्चर आर कंस्टेंटली इम्पोज्ड ऑन द प्रेजेंट। उन्होंने क्या करा है, इम्पोज किया वहां की हिस्ट्री को ओरिएंट के ऊपर। इसमें एक और हाँ ठीक है, एक सेकंड। हाँ, एब्रिडिटी है ना, third space. It is it is an ambiguous space where two or more cultures, civilizations, individuals, languages meet and mingle, है ना। यहाँ पे एक तरीके से एम्बिगुअस एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये सारे लोग मिलते हैं और मिंगल्स हो जाते हैं। इट चैलेंजेस आवर सेंस ऑफ हिस्ट्री, आइडेंटिटी ऑफ कल्चर एज एज अ होम is a homogenizing, unifying force authenticated by the originally क्या original क्या लिखा है यहाँ पर, originary past kept alive in the national tradition of the people। अब यहाँ पर देखिए कुछ और नाम यहाँ पर दिए हुए हैं जिनसे प्रभावित हुए हैं होमी के बाबा। बेनेडिक्ट एडरसन है ना, इमेजिन्ड कम्युनिटीज रिफ्लेक्शंस। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं थर्ड स्पेस की बात करते हैं यहाँ पर होमी के बाबा। कुछ इनके वर्जन यहाँ पर देखिए, द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, है ना। तो कुल मिला के हम यहाँ पर देखते हैं कि जो होमी के भाभा है उन्होंने भी कहा है कि किस तरीके से क्या है, जो चैलेंजेस है आवर सेंस ऑफ हिस्ट्रिकल आइडेंटिटी ऑफ कल्चर इज होमोगेनाइजिंग यूनिफाइंग फोर्स, है ना। एक तरीके से मिक्सअप हो रहा है वेस्टर्न के साथ में, उनको इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो कल्चरल स्टडीज में हम मोटे मोटे रूप में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से एक कल्चर दूसरे कल्चर को प्रभावित करता है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो लाइफ स्टाइल है, लैंग्वेज है, उनका जो रिलीजन है, और वो अगर डोमिनेंट है तो दूसरी जगह जाके वो अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर लागू कर देता है, जैसे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर किया था। और आज उन्हीं की देन है, मतलब देन कह सकते हैं कि उन्हीं का भारत में आना है कि आज हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, है ना। आप उसको बुराई कहो अच्छाई कहो, लेकिन अब ये लैंग्वेज है और दूसरे आज का पूरा विश्व ग्लोबल विलेज बन चुका है। तो लैंग्वेज कोई भी हो, लैंग्वेज का काम करती है, ठीक है। तो ये इनके कुछ वर्क है, जरूर याद रखेंगे आप। आइडेंटिटी द रियल मी, आइडेंटिटी द रियल मी, नेशन एंड नरेशन, द लोकेशन ऑफ कल्चर, है ना। राकिब शाह, एब्सेंस ऑफ गॉड, है ना। ये सब कुछ जो है आपको ध्यान रखना है। राकिब शाह, एब्सेंस ऑफ गॉड 2009 में है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान रखें। आज के लिए इतना ये सारी चीजें हैं, हमने रिवीजन भी किया है, ठीक है। तो इसके नोट्स में पॉसिबली आज ही अपलोड करूंगा जितना भी हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो भी है थियरीज या क्रिटिसिज्म, यूनिट 8 या 9 में से हम लोग शुरू करेंगे। और मैंने कहा ये दोनों छोटी छोटी यूनिट्स हैं, क्विकली इसको हम कंप्लीट करेंगे। और बाकी जो हमारी फर्स्ट से लगा कि जो यूनिट्स रहेगी उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए, तो आप लोग रिवीजन जरूर करें, है ना। एक बार जरूर जाएं, सारे वीडियोस को देखें। और आई होप यू एंजॉय द क्लास। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट, है ना।